तो साइंस में हम पहले ही बताए थे कि कितने पोर्शन में हमें पढ़ना है, 3 पोर्शन में पढ़। कौन कौन? बायोलॉजी है, दूसरा क्या है? फिजिक्स है, और तीसरा क्या है? केमिस्ट्री। बायोलॉजी को भी 2 वर्गों में बांटा जाएगा। एक तो होगा जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी ज्योग्राफी नहीं है, ये जियोलॉजी है। और ये क्या होता है? बोटनी होता है। ज्यादातर प्रश्न आपके जियोलॉजी से पूछे जाएंगे, है कि नहीं? हाँ। तो अब जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर जो है महत्वपूर्ण रूप से पढ़ लेना चाहिए? तो जैसे कि हमको, हाँ, तो जूलॉजी के बारे में हमें पढ़ेंगे तो ब्लड के बारे में पढ़ लीजिए, ब्लड से पूछा जाएगा ज्यादा से। डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से, न्यूट्रिशन से पूछा जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? रिस्पायरेशन से पूछा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ग्लैंड से पूछा जाएगा। स्केलेटन सिस्टम से पूछा जाएगा, कंकाल तंत्र, है कि नहीं? तो यही मेनली है जिससे आपको सवाल आता है। जनरली ब्लड से आने का संभावना ज्यादा रहता है, और डाइजेस्टिव, है कि नहीं? मैं वो गेसिंग भी बता दूंगा, है कि नहीं? और बोटनी में क्या होता है? प्लांट का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, है कि नहीं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। और क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बाद क्या होगा? और भी बहुत सारी चीजें हैं। फोटोसिंथेसिस आ जाएगा, कैसे भोजन जो है अपना फूड्स बनाती है कि नहीं? रिस्पायरेशन उसमें भी होता है, कैसे होता है? हाँ, क्लोरोफिल के माध्यम से, जो भी हो वो सारा चीजें हम बताएंगे। ये सारे चीज उसमें भी रिस्पायरेशन होगा, उसमें भी फूड बनेगा। उसके बाद में उसमें ग्रुप्स कैसे बांटेंगे, है कि नहीं? इन सारी चीजों को इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। इसको एक ही चैप्टर के अंदर रखा जाता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत सब चीज अध्ययन कर लेंगे। रूट्स के टाइप्स, कई बार रूट्स के टाइप्स पूछ जाएंगे। टाइप ऑफ रूट्स रहेगा, टाइप ऑफ रूट्स रहेगा, टाइप ऑफ स्टेम पूछ देगा, टाइप ऑफ स्टेम्स पूछ देगा। तो अब मोटा मोटी, जैसे हम फिर जैसे अभी बायोलॉजी को शुरू करेंगे तो फिर फिजिक्स को पढ़ा बता देंगे। अभी हालांकि हल्का हल्का मैं आपको बता ही दिया था। तो बायोलॉजी में हम सबसे पहले किसको शुरू करने जा रहे हैं, एक मोटा मोटी आइडिया आपको लग गया। अब बायोलॉजी में शुरू करने जा रहे हैं हम ब्लड को। तो ब्लड पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाय, आर यू अंडर स्टैंड बाय ब्लड। ब्लड से आप क्या समझ, ब्लड से आप क्या समझ, ब्लड से आप लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे आज हम। लिखिए, ब्लड इज ए स्टिकी एल्कालाइन या सब्सटेंस, सब्सटेंस, सब्सटेंस। ब्लड इज ए स्टिकी अल्कालाइन, अल्कालाइन का मतलब बेसिक सब्सटेंस। इट्स पीएच वैल्यू इज 7.4।
its pH value is 7.4. सेकंड पॉइंट लिखिएगा, blood is a connecting blood is a liquid connecting tissue, है कि नहीं? थर्ड पॉइंट लिखिए, blood is a circulatory tissue, circulatory tissue, circulatory, लिख लीजिए तो फिर समझा देंगे, पूरा लिख लिए? स्पेलिंग नहीं बुझाएगा तो बोल दीजिएगा, बता देंगे। हाँ, ये सब लिखाऊंगा मैं। कितना पूरे बॉडी का कितना परसेंट होता है? 7 से 8% होता है। 7 से 8%, वो अलग से इंफॉर्मेशन लिखाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। अभी तो सिर्फ डिफिनीशन बताया है कि नहीं। 7 से 8% होता है वो पूरे बेड का, सब लिखा दूंगा। चल लिखना चाहेंगे तो यहाँ नहीं, अलग से मैं लिखा ही दूंगा उसको। अभी तो सिर्फ एक एक चीज को लिखा दिया हो, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहली नंबर बात बताया कि एस्टिकी अल्कलाइन होता है। एस्टिकी क्या है? एस्टिकी माने चिपचिपा, बूंद के जैसा क्या होता है? चिपचिपा होता है। बट उतना भी चिपचिपा नहीं होता है कि वो ये हो जाता है, हल्का सा स्टिकी होता है। स्लाइटली, स्लाइटली लिख लीजिएगा, स्लाइटली स्टिकी माने हल्का सा होता है। और एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन को ही बेसिक्स यानी कि क्षारीय तत्व कहते हैं। और उसका बेसिक्स माइंड ये सब्सटेंस होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, और ये परीक्षा में बार बार पूछता है, यह एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। और 7 पॉइंट देखे होंगे, हम आपको बता देते हैं एक चार्ट के अनुसार। जैसे कि यह 7 है पीएच वैल्यू, और इधर जाएंगे तो क्या होगा? 6, इधर जाएंगे तो क्या होगा? 5, इधर जाएंगे तो 4, इधर जाएंगे तो 3, और यह 7 के बाद इधर जाएंगे तो 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा। तो आपका कहां पर है? यहां पर क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। 7 पर क्या होता है पता होगा? 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल। अब देखिए 7.4 है, अब देखिए ध्यान से, 7.4 है तो यहीं आया होगा 7.4। तो ये न्यूट्रल के क्या है? बहुत नजदीक में है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्लाइटली। स्लाइटली माने हल्का सा, अल्कालाइन है, यानी कि बेसिक्स है। यानी कि इधर क्या हो जाता है? बेसिक्स हो जाता है। और ये क्या होता है? इधर क्या हो जाता है? एसिडिक होता है, एसिडिक होता है कि नहीं। अब हम जैसे जैसे इधर की ओर आएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा? इधर बढ़ेगा, गुड। और इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? इससे इधर जाएंगे तो क्या होगा? ये भी बढ़ेगा ही, इधर बढ़ेगा, है कि नहीं। यहां से, क्योंकि ये तो बीच में न्यूट्रल है, तो इससे इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, और इससे इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। इतना कंफर्म हुआ कि नहीं? अब देखिए ये बात समझ गए। और इसका कितना पीएच वैल्यू है? 7। यही है ब्लड का पीएच वैल्यू, ब्लड का, ब्लड पीएच वैल्यू, है कि नहीं। अब देखिए ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। अब ये समझना है टेक्निकल रूप से। ये आप लिख लिए, चार्ट बना लिए, चलिए ठीक। इसको समझाने के लिए, इसको क्योंकि मिटाने वाले हूं, इसको मिटाकर समझा। अब देखिए ये है आपका लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। कैसा टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। अब लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है तो यह कैसे लिक्विड कनेक्ट, अब एसएससी में नॉर्मल सवाल नहीं आता है, कई बार वो
उसका कारण करके भी पूछ लेता है, हल्का सवाल नहीं लेना है। तो कई बार क्या होता है कि लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, लिक्विड का मतलब क्या हो गया कि वह क्या है, फ्लूइड है, फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड के रूप में है। तो लिक्विड क्या, ब्लड फ्लूइड के रूप में है कि नहीं? तो एक तो नंबर बात हो गया कि फ्लूइड हो गया, फ्लूइड हो गया। अब कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। तो ये जोड़ किसको रहा है, किसको जोड़ रहा है? नहीं, ब्लड तो एक दूसरे, ब्लड तो खैर टिश्यू है ही लिक्विड के रूप में टिश्यू, लेकिन जोड़ किसको रहा है, जोड़ रहा है ऑर्गेन्स के बीच में, ऑर्गेन्स के बीच में। ऑर्गेन्स को कैसे जोड़ रहा है, ऑर्गेन्स को आपस में कैसे जोड़ रहा है, ऑर्गेन्स को जोड़ रहा है, ऑर्गेन्स से ऑर्गेन्स को जोड़ रहा है, और उसके बाद ऑर्गेन्स को क्या जोड़ रहा है, ऑर्गेन्स। जैसे आप समझ नहीं रहे हैं तो आपको एक चीज और बता देता हूं, हमारा जो होता है पूरा बॉडी जो है किससे बना होता है, सेल से। सेल कई सेलों के मिलने से क्या बनेगा, टिश्यू, और कई टिश्यू के मिलने से क्या बनेगा, ऑर्गन। वाह, तुम तो बहुत तेज हो। ऑर्गन के बाद क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी। यही फ्लो है ना, है यह एनर्जी ऑफ फ्लो भी होता है, एनर्जी ऑफ फ्लो भी होता है। अब देखो, अब यह किसको किसको जोड़ेगा, ये तो ब्लड क्या है, टिश्यू पर ही है। ब्लड एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है। तो टिश्यू है तो टिश्यू, ये तो खुद टिश्यू है। अब इसके बाद वाले अंगों को ना जोड़ेगा, तो ऑर्गन से ऑर्गन को जोड़ देगा, या ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम से जोड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? तो या तो ऑर्गन को ऑर्गन जोड़ेगा, या ऑर्गन को क्या किससे जोड़ेगा, ऑर्गन सिस्टम को जोड़ेगा। समझ में आ गया? इसीलिए इसको क्या कहा गया, कनेक्टिंग। और टिश्यू तो आपस में है ही, या क्योंकि ब्लड कैसा है, टिश्यू है। ब्लड एक, ब्लड कहेगा कि सेल है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, ब्लड क्या है, टिश्यू है। अब यहां तक हम समझ में आ गए ना कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहेंगे। हमें रटना है या समझना है, समझना, समझ गया कि नहीं? अब देखिए, अब देखिए यहां पर हम इसको फिर मिटा देते हैं, इरेज कर देता हूं, फिर समझना है। अब देखिए ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है, सर्किल में, जो सर्किल में फ्लो कर रहा हो, है कि नहीं? तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि बॉडी में जो फ्लो कर रहा है वह कैसा कर रहा है, सर्किल नुमा कर रहा है, यानी कि वृत्ताकार कर रहा है, एक सर्किल में फ्लो कर रहा है। सर्किल में फ्लो करने का मतलब इस टाइप से फ्लो करना चाहिए और फिर यहां आ जाना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ब्लड जो है एक सर्कुलर टिश्यू भी है कि नहीं? चलिए, इसको सिद्ध कराने के लिए पहले तो हमें इस रूप में स्ट्रक्चर को बताना है, और इसको हमको पहले सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, पहली नंबर बात कि मान लिया जाए कि यहां पर हर्ट है, ये क्या है, हर्ट है। मान लिया जाए कि अब थोड़ा देर के लिए मानना है, ये नहीं समझना कि हर्ट है। हर्ट का पिक्चर ऐसे लोग बना देते हैं इस टाइप से, फोर में इसमें लॉब्स है कि नहीं? इसी को मान लो, काहे भाई बतवत समय तो उतना ही लगेगा, तो इसी को हम करके बना देते हैं, है कि नहीं? अब यह फोर लॉब्स से जो है, एक तो इसमें ब्लड आएगा, एक तो ब्लड, इसको दूसरे पिक्चर से करते हैं, इसमें एक ब्लड आएगा, और यहां पर क्या रहता है, लंग्स। लंग्स को हम फेफड़ा को हम क्या बना देते हैं एक दूसरे पिक्चर से। मान लो कि यहां पर ये जो है ना, ये लंग्स है कि नहीं? इसको मान लेंगे कि लंग्स है, और इसको क्या मान लेंगे, हार्ट मान लेंगे। तो लंग्स में शुद्धिकरण होता है कि नहीं? लंग्स में क्या होता है, शुद्ध होता है ब्लड, और शुद्ध होकर ब्लड कहाँ आएगा, इसमें आएगा। और
अशुद्ध जो रक्त होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है वह मान ले कि कई बार वह कई बार जो है वह क्या होगा, शरीर के भिन्न भिन्न भागों से यहां पहुंचेगा, शरीर के भिन्न भिन्न भागों से यहां पहुंचेगा कि नहीं, और फिर यहां से यहां जाएगा अशुद्ध वाला, फिर यहां से जाएगा, है कि नहीं। लेकिन शुद्धता तो यहां से होगा ना, लंग से, जो लंग से शुद्ध हो गया फिर वो शुद्ध वाला कहां चला जाएगा, इसमें, और लेफ्ट, इसको कहते हैं लेफ्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल एक आरटीएम होता है, तो इसको लेफ्ट आरटीएम, है कि नहीं, और ये क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गया कि नहीं, ऊपर वाला को आरटीएम, नीचे वाला को वेंट्रिकल बोलते हैं कि नहीं। ये वाला क्या हो जाएगा, राइट आरटीएम और राइट वेंट्रिकल, फोर होते हैं ना चैम्बर। अरे यहां ऐसी मैं समझाया हूं, ये तो हार्ट में पढ़ाएंगे डिटेल। अब देखो यहां से जो शरीर के विभिन्न भागों से आया, शरीर के विभिन्न भागों से आया है तो अशुद्ध आया ना, अशुद्ध आया, अशुद्ध आके ये फिर की क्या, इस यहां से होते हुए, यहां से होते हुए ये फिर कहां जाएगा, इसमें लंग्स में जाएगा, और लंग्स से शुद्ध होकर फिर कहां जाएगा, लेफ्ट आरटीएम में, फिर वेंट्रिकल में, और फिर जो है या फिर घूमते 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 ये सब चला जाएगा। तो देख रहे हो ये रोटेशन हो रहा है कि नहीं, समझाने का एकमात्र तरीका ये था कि ये रोटेशन हो रहा है कि नहीं, यानी कि सर्कुलर पाथ पर ये घूम रहा है कि नहीं, इसलिए इसको ब्लड क्या हो जाएगा, एक सर्कुलरिटी टिश्यू हो गया। इसको समझाने के लिए पूरे मुझे बताना पड़ा, समझ में आ गया। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इसी सबसे चीज से प्रश्न आते हैं। अब देखिएगा, अब लिखिएगा फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, रक्त, है कि नहीं। लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स to all parts of the body, to all parts of the body, and bringing carbon dioxide, bringing हाँ bringing BRINGING, हाँ bringing कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ब्रैकेट में लिखेगा CO2, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स। अभी दिखाया है ना, अभी समझाया ना, वही चीज लिखा रहा हूं, टू द लंग्स। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिएगा, नॉट ओनली दिस, blood also transport हार्मोन। नहीं समझ में आया, अभी समझाऊंगा, आप लिखिए ना, पहले तो समझा देता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा नॉट ओनली दोज, ब्लड एल्सो, हाँ ब्लड, अच्छा नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा हमसे। ब्लड एल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स, कॉमा हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल,
WAST, वेस्ट मटेरियल। अब देखिए, अब जितना भी पढ़े लिखा है उसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन में क्या करता है देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स करता है, न्यूट्रिएंट्स कर, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहां से प्राप्त करेगा, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में बताऊंगा जब आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। तो भोजन का मेन अवयव जो होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, कौन कौन होता है, यह होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। फैट, फैट को ही क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा सब, लिपिड्स, लिपिड्स, फैट को ही लिपिड्स कहा जाता है। और तीसरा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, सब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं। तो प्रोटीन अंतिम रूप से पाचन होकर क्या बनता है, एमिनो एसिड। क्या बनता है, एमिनो एसिड। फैट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल में, हाँ ग्लिसरॉल में। और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। और जब ये सब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी को क्या कहा जाता है, डाइजेशन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ फूड। या क्या कहलाएगा, डाइजेशन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द फूड। समझ में आ गया है कि नहीं। और यही न्यूट्रिएंट्स, यही न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या मिला, एमिनो एसिड। इसमें क्या मिला, ग्लिसरॉल। और यहां से क्या मिला, ग्लूकोज। और ये सभी के सभी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। और इसी फूड का हम भोजन क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए। कहते हैं खून में बड़ा शक्ति आ गया खाना खाने के बाद, तो ये एनर्जी कहां से मिलता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दी जो एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज बना, यह सिंपलेस्ट फॉर्म किसमें डिफ्यूजन हो जाएगा, ब्लड में। किसमें होगा, ब्लड में डिफ्यूजन होगा। किसमें डिफ्यूजन होगा, ब्लड में डिफ्यूजन होगा। अब ब्लड को एनर्जी मिल गई कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स मिल गया कि नहीं, मिला कि नहीं, तभी हम कहते हैं क्या। और यह ब्लड जो एनर्जी मिला, और तो इस एनर्जी को आवश्यकता दूसरे ऑर्गन को भी होगा। ऑर्गन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं। जैसे आप भूखे रहे, हम पढ़ाते रहे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। अरे पहले तो शरीर को एनर्जी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। इसलिए कहा गया कि भूखे भूखे भजन न होत गोपाला। तो चाहिए ना भाई, ऑर्गन को तो चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी किसके माध्यम से पहुंचेगा, इसी ब्लड के माध्यम, क्योंकि ब्लड में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन तो घुला हुआ है ही, साथ में एनर्जी भी है, फूड का पार्टिकल्स भी है। तो ये कहां पहुंचेगा, ऑर्गन के पास। तो ऑर्गन को दो चीज मिल गया, आप सही बोल रहे हो, ऑक्सीजन भी मिल गया और न्यूट्रिएंट्स भी मिल गया। मिला कि नहीं। तो जब सारा चीज मिलेगा तो ऑर्गन का विकास होगा कि नहीं। अच्छा, ये ब्लड फिर आगे चल के दूसरे ऑर्गन को देगा, तो ऑर्गन से यहां भी एक दूसरे ऑर्गन को देगा। तो यह ऑर्गन से ऑर्गन के बीच कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो पीछे लिखाए हैं कि नहीं कि ब्लड का क्या काम है, कनेक्ट विथ ऑर्गन टू ऑर्गन। आगे ऐसा होगा कि ऑर्गन सिस्टम भी तो होगा, है?
तो यह ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम के बीच में भी कनेक्ट कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब यह हो गया कि ब्लड जो है वह कनेक्टिंग टिश्यू, इसलिए क्या, इसलिए भी कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं क्योंकि आया ऑर्गन से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम के बीच में कनेक्ट करता है ड्यू टू इसी एनर्जी के लिए। आनंद आ रहा है? अब टफ नहीं लग रहा है बायोलॉजी? ऐसा बायोलॉजी कभी पढ़े थे स्कूल लेवल पर? नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़ाया गया था? अब आनंद आ रहा है ना? अब पूरा चीज समझ में आ गया है? चलिए, अब जो है ये सारी चीजें अगर आप समझ रहे हैं तो चीजें आपको समझ में आ गया। पहला काम क्या था न्यूट्रिशन के रूप में, तो अब हमको रटना पड़ेगा कि हम पूरा समझा दिए तो तुम समझ गए कि नहीं। एक लाइन समझाने के लिए मुझे इतना सारा चीज समझाना पड़ा। पूरा क्लियर हो गया? चलिए इसको अब मिटा दे, पूरा दिमाग में बैठ गया, मिटा दे ना। चलिए बोल देना जब मैंने आप कहेंगे कि आज हाँ आप छोड़ दीजिए सर, तो छोड़ देंगे 1 बजे करीब छोड़ देंगे, चिंता मत करो, अभी है समय, अभी तो आधा घंटा ही पड़े है। मन लग रहा है ना? कोई बात नहीं, तुम्हारे साथी और भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत। यहां तक मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया। एक तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, और तुम बार बार भी कह रहे थे कि सर ऑक्सीजन भी तो ले जाएगा, तो बिल्कुल सही ले जाएगा, O2 ले जाएगा। O2 का परिवहन करेगा कि नहीं? O2 का परिवहन, O2 का ट्रांसपोर्टेशन करेगा कि नहीं? तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होगा? हाँ वेसल्स के माध्यम से होगा, लेकिन ब्लड ही तो करेगा ना। वो तो सिर्फ रास्ता है, लेकिन किसके थ्रू होगा? ब्लड के थ्रू ही होगा। अब जो है जब O2 और O2 में ब्लड अगर घुला हुआ रहता है तो उसी को कहा जाता है प्योर ब्लड। बेटा ये सवाल पूछा जा सकता है, प्योर ब्लड किसे कहते हैं? तो प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? प्योर ब्लड या ऑक्सीनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। पढ़े हो गए स्कूल के स्तर पर? इसी को क्या कहा जाता है? प्योर ब्लड कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्योर ब्लड कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? अच्छे, एक चीज और लिखाए होंगे डिफिनीशन में, फंक्शन में, कि यह वेस्ट मटेरियल को भी करता है कि नहीं? तो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल CO2 है कि नहीं? है कि नहीं? तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ये करेगा कि नहीं? करता है। इसका भी CO2 का करता है। और जब यह CO2 ब्लड में जब घुल जाता है, ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है? इम्प्योर ब्लड। हाँ, प्योर ब्लड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन युक्त होता है, और इम्प्योर ब्लड में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रहता है। इसी को कहते हैं इम्प्योर ब्लड। और इसी ब्लड को और भी क्या नाम दिया गया है? कार्बोक्सी, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा? कार्बोक्सी ब्लड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उतना याद न भी रहेगा तो इम्प्योर ब्लड तो याद रहेगा ना। कर लोगे कि नहीं? चलो अच्छे। तीसरा काम क्या करेगा? चौथा काम क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन करेगा। क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन करेगा। 4 काम याद नहीं रहेगा, बड़ी बात, भारी चीज है। किस किसका किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? न्यूट्रिएंट्स का करेगा, O2 का करेगा, CO2 का करेगा, और
हार्मोन का कर। तो सर बताइए हार्मोन का कैसे करेगा? अच्छे, कई बार देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति को देखे होंगे कि किसी अंग में उंडेड हो गया है, घाव हो गया है, या कट गया है, या कटिंग हो गया है, या कटिंग हो गया है, तो उसको दवा खाते हैं कि नहीं, मेडिसिन खाते हैं कि नहीं? मेडिसिन, मेडिसिन का यूज करते हैं। और मेडिसिन खाते हैं तो क्या हमारा रोग सही हो जाता है, क्लॉट कर देता है, या कुछ भी हो माने सही कर देता है, यानी कि हमारा जो वुंडेड है वो बिल्कुल क्योर कर देता है। तो आप बताइए ब्लड में अगर डिफ्यूज, एक सेकेंड बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे परीक्षा पूछेगा। मान लीजिए कि हमें पैर में कहीं घाव हो गया, वुंडेड हो गया है, लेग में, खाते तो मुंह में है, डाइजेशन तो हो गया शरीर में, आंत में, इंस्टेटाइन में, लेकिन पैर का घाव कैसे ठीक हो गया? डिजोल्व इन ब्लड। कमाल बेटा, तुम तो कमाल कर देगा। डिजोल्व हुआ किसमें? ब्लड, ब्लड में। और वह वेन के माध्यम से कहां पहुंचा? उस पार्टिकुलर प्लेस तक गया, और जिसको पहुंचना चाहिए दवा वहां पहुंच गया। इट मींस कि ये जो मेडिसिन है यह भी किस रूप में काम किया होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो हम 4 ही मीडियम में कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है क्या न्यूट्रिएंट्स? नहीं, तो ये नहीं होगा। अच्छे, यह O2 है क्या? तो ये भी नहीं होगा। अच्छे, और यह CO2 भी है क्या? नहीं है। तो एक रेस्ट कौन बच गया? हार्मोन। तो मेडिसिन इज ए टाइप ऑफ हार्मोन। तो मेडिसिन किसका एक प्रकार हो गया? हार्मोन का। तो लिख लो, ब्रैकेट में लिख, जो परीक्षा में आ सकता है। मेडिसिन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हार्मोन। मेडिसिन इज ए टाइप ऑफ ऑल्सो ए हार्मोन, है कि नहीं? मेडिसिन इज ए टाइप ऑफ ऑल्सो ए हार्मोन। मेडिसिन हार्मोन का एक प्रकार है। इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। चाहे लिख देता हूं, तुमको पहले उसी चीज को जानना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमाउंट ऑफ, ये हेडिंग लिख लो, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कितना होता है मात्रा? लिखिएगा, मैन और वोमेन में अलग अलग होते, मेल और वोमेन या फीमेल, इसका अमाउंट जो होता है अलग होता है। यह कितना होता है? मेल में होता है 5 से 6 लीटर, ये भी पूछ देता है। कितना होता है? 5 to 6। और इसमें इसमें है 4.5 से 5.5 लीटर महिलाओं में होता है, याद रहना चाहिए, है कि नहीं? ये परीक्षा में पूछ देता है। 5 से 6 लीटर जो होता है। दूसरी नंबर बात कि पूरे जो वजन होता है, वेट होता है, वेट का कितना परसेंट तक, कितना परसेंट तक ब्लड होता है? तो 7 से 8% तक। वेट का 70 से 8% तक क्या होता है? ब्लड होता है। ये भी इंफॉर्मेशन लिख ली, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। समझ में आ गया? अब लिखिए, सम जनरल इंफॉर्मेशन, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
some general information about human blood, human blood, human blood, है कि नहीं? तो पहला लिख लीजिएगा, इन ओमेन, in women less amount of blood found in women less amount of blood found compared to man. समझे? एक तो एक पॉइंट हो गया परीक्षा की दृष्टि से। दूसरा लिखिए, blood is heavier than वाटर। वाटर से यह भारी होता है, क्योंकि ब्लड देखोगे तो अगर पानी में तो वो क्या कहेगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, है कि नहीं? ब्लड पीएच वैल्यू यह कितना होता है? 7.4। और क्या होता है? यह हल्का सा क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेस होगा? बेसिक है, बेस ना होगा। हाँ, ब्लड जो होगा स्लाइटली बेसिक नेचर, और ब्लड इज ए, बहुत महत्वपूर्ण है, कोलाइड। कोलाइड जानते हो कि नहीं? कोलाइड किसको कहते हैं? कोलाइड, कोलाइड का मतलब होता है, ये केमिस्ट्री में जब आएंगे तो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। कोलाइड जो होता है हल्का सा उसमें अणुओं के माने कणों में वो आकर्षण बल हल्का फुल्का होता है, यानी कि कोलाइड होता है। ब्लड इज ए कोलाइड, वहां पढ़ाएंगे हम तो जनरली। इतना इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेचुरल कोलाइड होता है, ये नेचुरल कोलाइड, इसको नेचुरल कोलाइड लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेचुरल कोलाइड होता है कि नहीं? आगे बढ़े, लिख लिए। अब लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड ना लिख के अच्छा लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड या कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। हाँ, ये सब बताएंगे, वहीं पर आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ब्लड को, हाँ, दो वर्गों में बांटेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी दो वर्गों में बटेगा, वो तो बाद में बटेगा। एक को कहते हैं आर्गोनोलूसाइट्स, आर्गोनोलूसाइट, नाम नहीं सुने हो अभी, पहली बार सुन रहे हो। और एक को कहते हैं क्या, ग्रेनुलूसाइट, नहीं पढ़े थे? लिख लो, आर्गोनोलूसाइट का लिख लो, ERESUENOLUSAID,
YTES, हाँ YTES हो गया। और दूसरा में लिखो, हाँ इसको हिंदी में कणाकार कहते हैं। और आर्गोनोलुसाइट के बारे में लिखो, AGRANULOCYTES, NULOCY, हाँ CYTES, हाँ एर्गोनोलुसाइट, ये एग्नोलुसाइट हो गया और ये आर्गोनोलुसाइट हो गया। माने शॉर्ट फॉर्म में ईजी बोल देते हैं, ये यार बोल देते हैं याद करने के लिए। ये जो है कितने वर्गों में बढ़ता है? नहीं, 3 में। और ये कितने में बढ़ता है? 2 में। अब ये जो बढ़ता है इसी को क्या कहा जाता है बताओ? नहीं पता है। ये सारे के सारे में हम जो ये बता रहे हैं, ये ब्लड का व्हाइट कार्पस के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? व्हाइट कार्पस। व्हाइट कार्पस में, ब्लड में एक व्हाइट कार्पस पार्ट होता है कि नहीं? व्हाइट कार्पस के में इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, नहीं समझ में आ रहा है? एक बार लिख, अच्छा रुको, रुको अभी ऐसे नहीं समझ पाओगे, गड़बड़ा जाओगे। रुक जाओ, एक बार हम इसको तुमको और शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ देते हैं, अभी डायरेक्ट व्हाइट ब्लड कार्पस नहीं समझ पाओगे। अब इसको और आसान कर दे रहा हूं, अब समझ में आ जाएगा। ये ब्लड को सबसे पहले क्या कर, कितने वर्ग में बांट देना है? 2 वर्गों में। एक को कहेंगे प्लाज्मा, क्या कहेंगे? और एक को सेल कह देंगे। बताओ बताओ। उसको कहते हैं ब्लड कार्पल्स। हाँ ब्लड कार्पल, हाँ हाँ अब समझ गया। ब्लड कार्पल्स, ये ब्लड कार्पल्स में ये जो तुम बार बार बोल रहे हैं ना, वो इसमें आएगा। कौन कौन से? इसको हम पूरा बांट देते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब वहां जो पीछे नहीं बताए थे डब्ल्यूबीसी, ये आर्गेनोलुसाइट, अभी तुरंत नहीं लिखाया हूं, आर्गोनोलुसाइट। और एक एग्रोनोलुसाइट, एजी करके, ए आर करके, ईजी, हाँ ईजी लिखाया हूं ना, एर्गोनोलुसाइट। किसको 3 वर्गों में बांटे हैं? ईजी करके 2 को बांटा हूं, लिखा हो जो तुम। तो ये कौन 3 वर्गों में बांटेगा? एजी वाला। इसको की कौन कौन से वर्ग में बांटे हैं? इसिनियोफिल्स, 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 बेसोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोलोफिल्स, न्यूट्रोलियोफिल्स। और ये किस में बटेगा? इसिनियोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और वो किस में बटेगा? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, LYMPHO, लिम्फोसाइट्स। और क्या होगा? मोनोसाइट।
समझ में आ गया? अच्छे, ये पूरा बांट दिए। अब जो है ये ब्लड कार्पल्स का कितना परसेंट होता है? 40 से 45% तक। और ये कितना होता है? 60% से लेकर, नहीं, 65% तक, 60 से 65%। क्योंकि 60 और 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पूरा 100 हो जाएगा। और नहीं, ये 65 नहीं, ये 55 होगा। हाँ हाँ, ये 55 हो जाएगा। 50, हाँ 55 से 60 हो जाएगा। ये 55%। एनसीईआरटी ने क्या दिया है, इसको 55% मान लिया है और इसको कितना मान लिया है? 45%। लेकिन वेरिएशन होता है 40 से 45% तक, है कि नहीं? तो ये पूरा डाटा लिख लीजिए, ये आपको काम कर देगा परीक्षा की दृष्टि से अति महत्व। अब ब्लड कैसे बट गया सो जान गया? ब्लड समझा कि नहीं, कैसे कैसे बटेगा? अब देखो, तो जो बार बार हम लोगों को किताबी स्तर पर पढ़ा दिया जाता था स्कूल के स्तर पर कि ब्लड का कंपोनेंट सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ा दिया जाता था, काम खत्म। लेकिन प्लाज्मा हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। प्लाज्मा में भी दो वर्गों में बांटा जाता है। प्लाज्मा को भी कितने वर्गों में बांटा जाता है? मुख्यतः दो। एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक होता है इनऑर्गेनिक। और इसी में कुछ कुछ हार्मोन भी होता है, इसमें हार्मोन भी आता है, इसी में हार्मोन आता है आपका। और कुछ 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 प्रोटीन भी आता है, प्रोटीन इसी में आता है, प्रोटीन भी आता है, हार्मोन भी आता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है, प्रोटीन आता है। सब किसका कंपोनेंट है? प्लाज्मा का। समझ में आ गया? पहले ग्राफ बनाइए आप बढ़िया से, लिख लीजिए, तब आपको पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा ग्राफ से कि ब्लड का कंपोनेंट कैसे बनता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? भारी है कि हल्का है, कि समझ में नहीं आ रहा है? आ? नीचे का थोड़ा भारी है, पहली बार पढ़ रहे हैं। भारी नहीं है, कुछ नहीं, बार बार हम बार बार बोलेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। अरे बैसोफिल्स, निट्रोफिल्स, इसिनियोफिल्स, याद नहीं हो गया? नहीं याद? दो तीन बार हमारे साथ बोलो, बैसोफिल्स, निट्रोफिल्स और इसिनियोफिल्स। हाँ हो गया। और उधर में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, बस हो गया, काम खत्म हो गया। भारी थोड़ी है। और ये सभी किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी का। ये डब्ल्यूबीसी में से बटा है कि नहीं? हो गया? नहीं, पूछ लेना स्पेलिंग। प्लाज्मा अभी पढ़ाएंगे ही तो पूरा बता देंगे, प्लाज्मा तो अभी पढ़ाएंगे ही। हो गया ना? अब ज्यादा देर क्लास नहीं लेंगे, अब तुम भी उब जाओगे, पहले के दिन क्लास ज्यादा हो जाएगा। सर बद के बहुत चीज पढ़ा तो बता दिए। आज सिर्फ प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद छोड़ देता हूँ। प्लाज्मा कितना परसेंट है बेटा? 55% से लेकर 60% तक है कि नहीं? इसमें मेन कंपोनेंट क्या 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 हो सकता है? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, अभी तुरंत बताए हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इनऑर्गेनिक होगा, इसके बाद में क्या होगा? प्रोटीन होता है, इसके बाद क्या होगा? हार्मोन होगा, और इसके बाद क्या होगा? वेस्ट मटेरियल भी होगा। मटेरियल भी होता है। अब लिख लीजिएगा, या नीचे लिखेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के नीचे लिख लीजिएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है एमिनो एसिड, तेजी से लिखिए, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल,
फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, सम विटामिन्स। देखिएगा, इसमें हो जाएगा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, उसके बाद ग्लिसरॉल, उसके बाद में हो जाएगा ग्लूकोज, उसके बाद में क्या होगा, फैटी एसिड, फैटी एसिड, और क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। गुड, कोलेस्ट्रॉल, 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 सम विटामिन्स, सम विटामिन्स, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या हो जाएगा वो बोलिए तो, ध्यान है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद में सोडियम बायोकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, है कि नहीं, लिख लीजिए इसको। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, और प्रोटीन के कारण ही हमारा क्या होता है, खून में जो क्लोटिंग होता है वो प्रोटीन के कारण, जैसे जैसे प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और कौन होता है, ग्लोबोलिन, ल्यूबोलिन, फाइब्रिनोजोन। तब आपको ज्यादा नहीं जानना चाहिए, ये दो जानिए, फाइब्रिनोजेन। जनरली हम इसी के बारे में जान पाते हैं, इसी के कारण खून का क्लॉट जो होता है ना, कहीं अगर कहीं पर कट जाता है तो किसके कारण जमता है, फाइब्रिनोजन के कारण है। ये प्रोटीन का प्रमाण है। इसमें हार्मोन भी होता है, हार्मोन के रूप में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, मेडिसिन जो हम खाते हैं अभी तुरंत बताए थे, है कि नहीं, ये हार्मोन भी होते हैं। और कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं। वेस्ट मटेरियल में क्या क्या होगा, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में भी वेस्ट मटेरियल आता है कि नहीं। वह किसके थ्रू, जब हम बोले थे ना कि ब्लड में वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो वह ट्रांसपोर्ट किसमें करता है, जैसे CO2 हो गया, है कि नहीं, ये सारे वेस्ट मटेरियल किसमें ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा में ही होता है। समझ में आ गया, इतना चीज लिख लीजिएगा। अब लिखिए, और लास्ट, आज आप छोड़ रहे हैं, अब नहीं पढ़ाएंगे, 1 घंटा हो ही गया है। अब लिखिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा लिख लीजिएगा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में लिखिएगा, बैलेंसिंग द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। हाँ, बैलेंसिंग द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। नहीं, एक को कहे, अब एक को फंक्शन है, एक और फंक्शन लिख लो। इसमें तो ट्रांसफर द ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड, है कि नहीं। और
इसमें फाइब्रिनोजन भी होता है तो ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करेगा। तो इट इज या इट्स हेल्प फुल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, इतना मेन काम हो गया। डेट सेंट, आज पूरा प्लाज्मा हम खत्म कर दिए। उसके बाद